रात के 10 बज चुके थे। चाहत अभी भी बेड पर घुटनों में चेहरा छुपाए सिसक रही थी और दूसरी तरफ साहिल डिनर बना रहा था। लोअर और टी शर्ट में बिखरे बालों के साथ ही वो अच्छा लग रहा था। हालांकि चेहरे पर गुस्सा साफ था। और फिर कुछ देर बाद वो खाना लेकर कमरे में आया और उसके सामने बैठ गया। उसने चुपचाप एक बाइट बनाकर उसकी तरफ बढ़ाई। खाना खाओ जान। लेकिन चाहत ने मुंह फेर लिया। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। उसकी हालत देखकर साहिल के चेहरे की शक्ति थोड़ी कम हुई। वो अब अपनी जान को भूखा तो नहीं रहने दे सकता था। तो खाना नहीं खाओगी? चाहत ने सर हिला दिया और फिर तभी उसने प्लेट एक तरफ रखी और मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मत खाओ। फिर अचानक वो उसके करीब आया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके होठों के एकदम पास आ गया। चाहत की एकदम सांस रुक गई। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए डिनर बनाया और तुमने टेस्ट भी नहीं किया, तो अब तुम सिर्फ मेरे होठों को टेस्ट करोगी? चाहत की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले साहिल ने एकदम अपने होठों से चाहत के होठों को जकड़ दिया। मजबूती से वो उसे जोर से चूमने लगा, फिर एकदम पीछे हटा। चाहत ने सीने पर हाथ रखकर जल्दी जल्दी गहरी सांसें ली और साहिल अपने होठों को अंगूठी से साफ करके मुस्कुराकर बोला, तो अब बताओ जान, खाना टेस्ट करोगी या फिर मेरे होठ? चाहत को उसकी बात पर गुस्सा आया। उसने जल्दी से साहिल के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। दूर हो जाओ मुझसे, मुझे नहीं खाना कुछ भी, मैं नहीं खाऊंगी खाना। साहिल को उसकी यह हरकत क्यूट लगी। पक्का नहीं खाओगी? हाँ नहीं खाऊंगी, तुम कुछ भी कर लो। उसकी जिद देखकर साहिल और मुस्कुराया। ठीक है फिर। और बस इतना कहते ही उसने फिर एकदम तेजी से चाहत को पकड़ा और उसके होठों को जकड़ लिया। पेशेंट चूमने लगा जैसे उसके होठों को खा रहा हो। इधर चाहत उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चाहत की सांसें अपने अंदर उतारने पर तुला था। और फिर कुछ देर और इसी तरह उसके होठों को चूमकर वो उससे दूर हुआ। चाहत अब उसे घूरते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका घूरना भी साहिल को पसंद आ रहा था। साहिल ने फिर से मुस्कुराते हुए प्लेट हाथ में उठा ली। तो अब बताओ जान, खाना खाओगी या नहीं? क्योंकि तुम जितनी बार खाना खाने को मना करोगी, मैं तुम्हें उतनी बार किस करूंगा। और बस साहिल की इस बात पर चाहत ने तुरंत जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख लिए और ये देखकर साहिल हंस पड़ा। साहिल ने फिर प्यार से बाइट उसकी तरफ बढ़ाया और बेचारी चाहत को मजबूरी में वो खाना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि साहिल उसे और किस करे, क्योंकि अब हिम्मत नहीं थी बर्दाश्त करने की। साहिल की दूसरी किस ने ही उसके अंदर तक की जान खींच ली थी और वो जानती थी वो अपने डेविल बॉयफ्रेंड से जीत नहीं पाएगी। साहिल अब मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से उसके आंसू भी पोंछते जा रहा था और एक हाथ से उसे खाना खिलाता जा रहा था और वो सिसकते हुए छोटी बच्ची की तरह बार बार मुंह खोल रही थी। गुड गर्ल। तुम तुम बहुत बुरे हो साहिल, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। बहुत बुरा हूँ, और मत करना बात, लेकिन पहले खाना खत्म करो। वो उसे अपने हाथ से खिलाता रहा और चाहत से सिसकते हुए खाना खाती रही। और फिर कुछ देर बाद उसने कहा, अब और नहीं खाना, मेरा पेट भर गया। साहिल ने प्लेट देखी, सब कुछ वैसा ही था। अभी तो खाना शुरू किया है, इतनी जल्दी पेट भी भर गया? चाहत नाराज होकर बोली, तुमने कहा खाना खाओ तो मैंने खा लिया, अब पेट भर गया है तो और कैसे खाऊं? साहिल मुस्कुरा दिया। खाना पड़ेगा जान, कमजोरी देखी है तुमने अपनी, 1.5 पसली की हो, कैसे बर्दाश्त करोगी मुझे? मेरे लिए तुम्हें खाना पड़ेगा। क्या मतलब था साहिल की बात का, लेकिन वो समझ गई थी और चेहरा उसका पूरा लाल हो गया और वो गुस्से में बोली, हाँ खिला दो और खिला दो, घर में जितना भी है सब खिला दो, फिर मैं मोटी हो जाऊंगी और तुम्हें अच्छी नहीं लगूंगी, फिर तुम मुझे वापस मेरे पापा के पास छोड़ आओगी। उसकी बात सुनकर साहिल हंसने लगा और प्लेट एक तरफ रख दी। ये लड़की एक दिन मुझे सच में पागल कर देगी। चाहत ने सिसकते हुए कहा, सही कहा, मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगी साहिल कि तुम खुद मुझे मेरे पापा के पास छोड़कर आओगी। और अब साहिल ने उसे अचानक अपनी बाहों में खींच लिया। छोड़ो मुझे, अभी तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो मुझे।
वो उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी और फिर साहिल हंसते हुए बोला, इतनी जबान चल रही है आज मेरी जान की। उसे जैसे मजा आ रहा था। चलो फिर इसे बंद कर देते हैं। चाहत कुछ समझ पाती उससे पहले साहिल ने एकदम उसके सीने पर अपने होठ रखे और चाहत सुन पड़ गई। वो सांस तक न ले सकी और साहिल मदहोशी से अपने होठ उसके सीने पर सहलाते हुए नीचे क्लीवेज तक ले गया, लेकिन वही रुक गया। वो और आगे नहीं बढ़ा क्योंकि वो चाहत के दिल की तेज धड़कनें सुन रहा था, बहुत करीब से। वो साहिल को रोकना तो दूर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। साहिल ने पहली बार उसे ऐसी जगह छुआ था और फिर साहिल ने मुस्कुराते हुए चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें शौक से बड़ी थी और चेहरा शर्म से पूरा लाल हो पड़ा था। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है जान, और तुम सांसें रोक कर रह गई। और ये कहकर वो उसे अपने साथ लेकर बेड पर लेट गया और लाइट बंद कर दी। चाहत उसकी बाहों में सिमट गई। वो उसी तरह उसके सीने से लगी लेटी रही क्योंकि जानती थी अगर वो जरा भी हिली तो साहिल उसे पकड़कर बहुत कुछ करेगा। वैसे भी उससे बचने का चांस बिल्कुल नहीं था। वो उसके घर में उसी के साथ उसी की बाहों में कैद थी और फिर कुछ ही देर में वो उसकी बाहों में सो भी गई। साहिल ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो चाहता तो अभी चाहत के साथ अपनी मनमानी कर सकता था, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया। उसने उसके माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में समेटकर आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रात के 10 बज चुके थे। आईसीयू के बाहर अनिका, राधिका जी, श्वेता जी और महेश जी बैठे थे। सभी की आंखों में आंसू थी, लेकिन श्वेता जी की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वो रोते हुए महेश जी के सीने से लगकर बोली, ओ जी मेरी बेटी वापस ला दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को वापस ले आइए। महेश जी ने उन्हें संभालते हुए कहा, फिक्र मत करो श्वेता, हमारी चाहत हमें जरूर वापस मिलेगी। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, ना जाने वो लड़का उसे कहाँ लेकर गया होगा। राधिका जी ने भी उन्हें समझाते हुए कहा, चुप हो जाओ श्वेता, चाहत को कुछ नहीं होगा, हम सब मिलकर उसे लड़के से उसे वापस ले आएंगे। अब राधिका जी और अनिका को भी साहिल के बारे में सब पता चल चुका था। उन्हें ये भी पता था कि ऋषि की हालत के पीछे उसी का हाथ था। आईसीयू के अंदर ऋषि गंभीर हालत में पड़ा था। उसके सर और कान पर पट्टियां बंधी थी, ऑक्सीजन मास्क लगा था और उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा था। सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर साफ कह चुके थे कि उसकी हालत अभी बहुत नाजुक है और खतरा टला नहीं है। एक ही दिन में साहिल ने दोनों परिवारों की जिंदगी उलट कर रख दी थी। ऋषि जिंदगी और मौत के बीच पड़ा था और चाहत अपने परिवार से बहुत दूर जा चुकी थी। अनिका लगातार आईसीयू के शीशे के उस पार अपने भाई को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद राधिका जी ने महेश जी से कहा, भाई साहब, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि चाहत की जिंदगी में कोई और लड़का है? अगर हमें पहले पता होता तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैं ऋषि को समझा देती। महेश जी की आंखें भर आई। हमें नहीं पता था कि वो लड़का ऋषि के साथ ऐसा कर देगा। कहीं ना कहीं मैं खुद को इसकी हालत का जिम्मेदार मानता हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो कितना खतरनाक है। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस ऋषि के जरिए अपनी बेटी को शैतान से बचाना चाहता था। इसी वजह से मैं चाहत की शादी ऋषि से जल्द करवाना चाहता था, लेकिन अब सब बेकार हो गया। वो मेरी बेटी को लेकर चला गया। राधिका जी ने उनके हाथ पकड़ लिए। भाई साहब, अब ऐसा मत कीजिए। मैंने भी चाहत को हमेशा अपनी बेटी माना है। जो हुआ उसमें खुद को दोष मत दीजिए। श्वेता जी दोनों के बीच बैठी रोते हुए बोली, इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ, सब खुश थे, फिर अचानक हमारी जिंदगी में साहिल नाम का तूफान आया और सब कुछ तबाह हो गया। और बस अब अनिका का गुस्सा फूट पड़ा। वो उनके सामने आकर बोली, साहिल नाम का तूफान अपने आप नहीं आया आंटी, आपकी बेटी चाहत उसे हम सबकी जिंदगी में लेकर आई है। उसकी वजह से मेरे भाई की ये हालत हुई है। श्वेता जी और राधिका जी उसे हैरानी से देखने लगी। राधिका जी ने तुरंत कहा, अनिका होश में आओ, तुम श्वेता आंटी से इस तरह से बात नहीं कर सकती। अनिका की आंखों में आंसू थी। मम्मा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ,
इन्हीं की बेटी की वजह से मेरे ऋषि भाई की यह हालत हुई है। बेटा, इसमें चाहत की क्या गलती है? उसने तो साहिल से ऋषि को मारने के लिए नहीं कहा था ना? अनिका गुस्से में बोली। लेकिन साहिल ने मेरे भाई को चाहत की वजह से ही मारा है ना? राधिका जी ने उसे डांटते हुए कहा। अनिका बस करो। लेकिन अनिका नहीं रुकी। अगर मेरे ऋषि भाई को कुछ हुआ ना तो मैं चाहत दीदी को कभी माफ नहीं करूंगी। फिर वो रोते हुए बोली, मेरे भाई ने चाहत दीदी से सच्चा प्यार किया था, लेकिन उन्होंने उनका प्यार ठुकराकर एक ऐसे इंसान को चुना जिसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ साहिल उन्हें अपने साथ ले गया। अगर वो यहाँ होती तो मैं उसे छोड़ती नहीं। इन सारी परेशानियों की जड़ वही है। मैं अब चाहती हूँ कि चाहत दीदी मर जाए। और बस ये सुनते ही श्वेता जी के चेहरे का रंग उड़ गया। और फिर अगले ही पल राधिका जी ने तुरंत अनिका को थप्पड़ मार दिया। हॉस्पिटल के गलियारे में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। अनिका ने गाल पर हाथ रखकर रोने देखा। राधिका जी की आंखों में भी आंसू थे। ये क्या बोल रही हो तुम? हमारी चाहत पहले ही उस हैवान के कब्जे में है और तुम उसके मरने की दुआ कर रही हो। अभी श्वेता से माफी मांगो। अनिका ने गुस्से में कहा। मैं माफी नहीं मांगूंगी। गलती मेरी नहीं, इन लोगों की है। इनसे अपनी एक बेटी नहीं संभाली गई। इतना कहकर वो वहां से चली गई। श्वेता जी का दिल टूट चुका था। महेश जी ने उन्हें संभालते हुए बिठाया और फिर राधिका जी ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, श्वेता, अनिका की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वो ऋषि को लेकर बहुत परेशान है, इसीलिए गुस्से में बहुत कुछ बोल गई। प्लीज उसकी बातों को बुरा मत मानना। श्वेता जी ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं समझती हूँ उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन राधिका, तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। भाई साहब, आप श्वेता को घर ले जाइए। इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसने खाना भी नहीं खाया होगा। श्वेता जी ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। मेरा घर अब वीरान हो चुका है। मेरी बच्ची वहां नहीं है। महेश जी ने उन्हें समझाया। प्लीज श्वेता, चलो घर, तुम्हें आराम की जरूरत है। सुबह हम वापस आ जाएंगे। आखिरकार वो उन्हें संभालकर हॉस्पिटल से घर ले गई और फिर इसी तरह वक्त गुजर गया। अगली सुबह, इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। साहिल पूरी रात चाहत को अपनी बाहों में भरकर सोया था और मासूम चाहत भी उसके सीने से लगी हुई सुकून से सोती रही। और फिर कुछ देर बाद चाहत की नींद खुली। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और अपना छोटा सा सर उठाकर साहिल को देखा। वो अभी भी आंखें बंद किए आराम से सो रहा था। साहिल, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम यहाँ मुझे अपनी बाहों में लेकर आराम से सो रहे हो और उधर मेरे माँ पापा ना जाने किस हाल में होंगे। वो इतना ही बोल पाई थी कि साहिल की बाहें उसे और कसने लगी। उसकी आंखें बंद ही थी और एक ठंडी आवाज उसे सुनाई दी। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता जान, मुझे बस तुमसे मतलब है। और बस वो एकदम चौंक गई। वो हैरानी से साहिल को देखने लगी और फिर तभी साहिल के होठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान आ गई। चाहत समझ गई कि वो पहले से जाग रहा था। उसने एकदम अपनी आंखें खोली और उसके माथे पर प्यार से किस करके मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग जान। वो बस खामोश रही और फिर तभी साहिल ने एकदम उसे उठाकर अपने सीने पर लिटा लिया। वो तो ऐसे चाहत को उठा लेता था जैसे वो एक नाजुक सी डॉल हो। वो आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। मेरे गुड मॉर्निंग का जवाब कौन देगा? चाहत ने मुंह फुलाते हुए उससे नजरें फेर ली। वो इस वक्त अपने साहिल से नाराज थी। मुझे नहीं बोलना तुम्हें गुड मॉर्निंग, और छोड़ो मुझे। उसकी बात पर साहिल की मुस्कुराहट गहरी हुई। लगता है मेरी जान अभी भी मुझसे नाराज है। और फिर अगले ही पल साहिल ने एकदम चाहत को बेड पर लिटा दिया और इस बार खुद उसके ऊपर आ गया। चाहत की सांसें रुक कर रह गई और फिर उसके होठों के करीब आकर बोला, गुड मॉर्निंग तो तुम्हें बोलना पड़ेगा मेरी जान, वरना अभी इसी मॉर्निंग में शुरू हो जाऊंगा और रोक नहीं पाओगी तुम मुझे। और इतना कहते ही वो अपने होठ चाहत की गर्दन पर सहलाने लगा और उसकी हर छुअन पर चाहत की सांसें तेज होती जा रही थी। वो वाकई में सुबह सुबह शुरू हो गया था और अब चाहत ने साहिल को गुड मॉर्निंग बोलने में ही अपनी भलाई समझी। वो साहिल के कंधों को पकड़कर बोली, गुड 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 मॉर्निंग साहिल। और बस उसने ये बोलते ही साहिल के होठ रुक गए। वो तिरछा मुस्कुराया। वो तो एक छोटी सी चीज को भी जिद पकड़ कर बैठ जाता था और फिर अगले ही पल वो उसके ऊपर से उठा
और उसके माथे को चूमते हुए वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही चाहत को जैसे सुकून की सांसें आई। अब वॉशरूम के अंदर से शावर चलने की आवाजें आ रही थी। वो उठकर बैठ गई और खुद के कपड़े संभालने लगी जो साहिल ने अस्त व्यस्त कर दिए थे। और फिर तभी चाहत की नजर बेड के पास रखे अपने फोन पर गई जो बहुत टाइम पहले साहिल ने ही उसे दिया था। उसने तुरंत वॉशरूम की तरफ देखा। साहिल अभी अंदर था और फिर वो धीरे से बोली, ये ये सही मौका है। मैं अभी अपने माँ पापा से बात कर सकती हूँ। पता नहीं वो लोग किस हाल में होंगे। और फिर बस उसने जल्दी से फोन उठाया और कमरे से बाहर निकलकर लिविंग एरिया में आ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से अपने पापा महेश जी का नंबर डायल किया। फोन कान से लगाकर वो घबराकर जल्दी से बोली, प्लीज पापा जल्दी फोन उठाइए। कॉल लगातार रिंग हो रही थी और दूसरी तरफ महेश जी अपने कमरे में सोयरा जी के सामने बैठे थे। उनके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। खा लो श्वेता, प्लीज थोड़ा सा ही खा लो। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। तुम्हें अपनी तबीयत भी संभाल ली है। हमें हॉस्पिटल जाकर ऋषि से भी मिलना है। लेकिन श्वेता जी चुपचाप सामने देखती रही। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा, जब तक मेरी बेटी मेरे पास नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए। साइड में रखा महेश जी का फोन लगातार बज रहा था लेकिन उनका ध्यान श्वेता जी पर था। दूसरी तरफ चाहत बार बार कॉल कर रही थी। हर बार फोन की घंटी बजती और कोई जवाब न आता। चाहत की आंखों से अब आंसू बहने लगी। वो घबराकर बार बार पीछे कमरे की तरफ देख रही थी। उसे डर था कि कहीं साहिल ना आ जाए। पापा प्लीज फोन उठाइए ना। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन कॉल अब भी रिंग हो रही थी और चाहत के चेहरे पर अब डर के साथ साथ अपने माँ पापा से बात करने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। प्लीज पापा फोन उठाइए ना। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? और फिर दूसरी तरफ अचानक महेश जी की नजर बेड पर रखे अपने फोन की तरफ गई। फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। महेश जी ने जल्दी से फोन उठाया। उन्हें अभी तक पता नहीं था कि कॉल किसकी है लेकिन जैसे ही उनकी नजर स्क्रीन पर पड़ी उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। स्क्रीन पर नाम लिखा था मेरी गुड़िया। महेश जी की सांस जैसे एक पल के लिए रुक गई। मेरी बेटी। उनकी आवाज सुनते ही श्वेता जी ने तुरंत उनकी तरफ देखा और फिर महेश जी ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव कर ली। हेलो हेलो चाहत। चाहत बेटा। अपने पापा की आवाज कानों में पड़ते ही चाहत के अंदर जैसे अचानक सारी हिम्मत वापस आ गई। वो फूट फूट कर रो पड़ी। हेलो हेलो पापा। मैं मैं आंसुओं के कारण चाहत से आगे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। महेश जी ने आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों से आंसू बह रही थी। फोन स्पीकर पर था इसीलिए पास बैठी श्वेता जी भी चाहत की आवाज सुन रही थी। और बस उसकी आवाज सुनते ही श्वेता जी के चेहरे पर जैसे जान वापस आ गई। महेश जी घबरा कर बोले, मेरा बच्चा, कैसी हो तुम बेटा? तुम ठीक तो हो ना? चाहत ने अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश की। हाँ 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 पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ पापा। आप लोग मेरी फिक्र मत करना। और और, और पापा माँ कहाँ है? वो वो ठीक तो है ना? महेश जी ने श्वेता जी की तरफ देखा। श्वेता जी की आंखों में अपनी बेटी के लिए बेइंतहा दर्द था। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें याद करके अंदर ही अंदर बहुत टूट गई है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। इतना सुनते ही चाहत एकदम शांत हो गई। उसकी आंखें डर से फैल गई। क्या? तभी श्वेता जी ने महेश जी के हाथ से फोन ले लिया। चाहत मेरी बच्ची। उनकी आवाज इतनी दर्द से भरी थी कि चाहत का दिल कांप उठा। बेटा कहाँ हो तुम? माँ क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? श्वेता जी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। बेटा वापस आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं माँ। चाहत बुरी तरह घबरा गई। माँ आप ऐसी बातें मत करो प्लीज। तभी महेश जी ने जल्दी से फोन वापस ले लिया। चाहत बेटा, मुझे बस इतना बता दो वो लड़का तुम्हें कहाँ लेकर गया है। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ बेटा। डरो मत, बस मुझे जगह बता दो। चाहत सिसकते हुए कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और कॉल कट हो गई। चाहत के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई थी। वो तेजी से मुड़ी और बस सामने खड़े साहिल को देखते ही उसकी आंखें डर से फैल गई। साहिल
साहिल उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में चाहत का फोन था और चेहरे पर खामोश डरावनी मुस्कान। सॉरी गाइस, मैंने इतने टाइम से कोई एपिसोड नहीं दिया, लेकिन अब से मैं रोजाना एपिसोड अपलोड करूंगी, आप फिक्र मत करो। और कल मेरा बर्थडे था, जिस वजह से मैं इतना चीखी और चिल्लाई हूँ कि मेरी आवाज भी ऐसी तैसी हो गई। लेकिन फिर मेरी हालत तो नहीं थी कि मैं रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन मैंने इतने टाइम से कोई एपिसोड अपलोड नहीं किया था, जिस वजह से मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही। आवाज तो ऐसी नहीं रही कि मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की।